गुड मॉर्निंग दोस्तों। चौहान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एमसीक्यूज बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें हर क्वेश्चन से आपका जिसका एक आंसर होगा तो उसके 3 या 4 आंसर बताए दिए जाएंगे। तो इसमें एमसीक्यूज बेस्ड में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको ये बोलना, जो 3 ऑप्शन है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, किसी राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं वो उस राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेकंड है, राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत रहता है। और थर्ड है, मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो, केवल ए सही है, या केवल 2 या 3 सही है, या केवल 1 या 3 सही है, या डी है आपका 1 2 3। तो आंसर गैस कर सकते हो दोस्तों। आप इसके लिए 7 या 8 सेकंड ले सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा। जो एक स्टेट का जो मुख्य सचिव होता है, राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है, ये राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल जो ये नियत, ये कोई कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और मुख्य सचिव जो है राज्य का, राज्य सचिवालय का जो शासकीय प्रधान होता है। जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो ये कांस्टेंट नहीं है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप लेटेस्ट एग्जांपल आप उत्तराखंड सरकार का देख सकते हो। अभी न्यू सीएम के बनने से जो मुख्य सचिव थे पहले वाले ओम प्रकाश जी, उनके जगह सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है। तो ये कोई ऐसा कोई इनका कार्यकाल कोई कांस्टेंट नहीं है कि आप 5 साल है, 3 साल है, 2 साल है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया। इसका ऑप्शन ए आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आंसर गैस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया आपका 1971, सबसे पहले महाराष्ट्र। उसके बाद हम राजस्थान देखते हैं। राजस्थान में 1973 में। और उसके बाद देखते हैं दिल्ली। दिल्ली में हुआ था आपका 1995। और उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में है 2002 में। तो ये ध्यान रखना है, जो लोकायुक्त की संस्था थी वो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू की गई थी। अब दोस्तों ये देखते हैं कि लोकायुक्त होता क्या है। ये लोकायुक्त वो संस्था होती है भारत के राज्यों द्वारा गठित एक, जो करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर एक संस्था है। जैसे आपके सेंटर में लोकपाल होता है और स्टेट में ये लोकायुक्त संस्था होती है। तो ये ध्यान रखना कि लोकायुक्त जो होता है भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। ये जो लोकायुक्त होती है स्टेट में होती है, और जो लोकपाल होता है सेंटर में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त संस्था बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान या वस्तुओं का संरक्षण है। आर्टिकल 48, ऑप्शन बी है आर्टिकल 49, ऑप्शन सी है 50, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गैस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 49। 49 ऑप्शन है कि जो हमारे स्मारक है उनके वस्तुओं का जो संरक्षण किया जाता है वो आर्टिकल 49 में। और जो 48 में, 48 में आपका इन्वायरमेंट से है, यानी कि जो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ये आपका 49 में है। और जो आर्टिकल 50 है इसमें आपका जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, तो ये आर्टिकल 50 में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना जो अनुदान होता है, यानी कि जो ग्रांट होती है, उसकी मांग नहीं की जा सकती। किसके बिना जो है, किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, और ऑप्शन डी है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसको हम कैग बोलते हैं। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिना अनुदान की मांग जो है नहीं की जा सकती, इनकी अनुमति लेना जरूरी है। और जो हमारे लेटेस्ट यानी कि 2021 में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट है, और जो इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है वो 25 जुलाई 2022 तक 2022 तक इनका कार्यकाल है। और ये आपके 14वें प्रेसिडेंट है भारत के। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो 14वें नंबर के थे। और जो भारत में जो राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है वो है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का, भारत में राष्ट्रपति होगा। और जो आर्टिकल 53 है उसमें एक ही संघ की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे आपका कार्यकारी हो गया, विधायी हो गया, सैन्य हो गया, आपातकालीन। तो जो ये पावर होती है ये कार्यपालिका नहीं राष्ट्रपति पे होती है। और जो इसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो आर्टिकल 54, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सा आर्टिकल में है, 54 में। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसकी विशेषताएं क्या है। ऑप्शन ए नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, ऑप्शन बी है बहुमत दल का नेता, ऑप्शन सी है निचले सदन का विघटन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इनमें से जो तीन ऑप्शन है ये सब है। तो इसमें जो पहला जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है, उसमें जो पहला ऑप्शन है जैसे नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्र प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो नामात्र का है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होगी, वास्तविक पावर जो होती है वो हमारे भारत में पीएम के पास है। तो राष्ट्रपति नामित एक वास्तविक ना होके नामित है, और जो वास्तविक कार्यपालिका की है वो है पीएम है। और नेक्स्ट जो है बहुमत दल का नेता, जो ऑप्शन बी है वो है बहुमत दल का नेता, यानी कि जिस पार्टी को, चाहे कोई सी पार्टी हो, लोकसभा में बहुमत की सीटें प्राप्त की हो वो अपनी सरकार बनाती है। तो ये ऑप्शन भी सही है कि बहुमत दल का नेता होता है, चाहे कोई सी पार्टी हो जिसको लोकसभा में मेजोरिटी आई हो वो अपनी सरकार बना सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है निचले सदन का विघटन, इसमें क्या होता है, जो पीएम होता है वो मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है जिसमें आपके कैबिनेट भी, स्वतंत्र प्रभार भी और राज्य मंत्री भी, का जो कार्यकाल पूर्ण होने से चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा के विघटन की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो निचले सदन को विघटन भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही है, यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है। नामित वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत दल का नेता और निचले सदन का विघटन। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त, और ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह आपका चंद्रगुप्त प्रथम, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसमें क्या था कि जो उनकी जो रानी थी, चंद्रगुप्त की रानी जो थी उसका नाम ध्यान आना कुमार देवी। कुमार देवी उनकी जो रानी थी, इनके चित्रों को, राजा रानी प्रकार के चित्रों का विवरण दिखाया गया है। और जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए। और जो कुमारगुप्त इन्होंने हाथी, बाघ, मयूर आदि प्रकार के सिक्के चलाए। और जो लास्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने छत्रधारी बोलते हैं, छाता टाइप का होता है, छत्रधारी प्रकार के और अश्व प्रकार के सिक्के चलाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि जो राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए वो चलाए आपके चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका ऑप्शन ए है 1767 से 69 तक, 1774 से 78 तक, 1780 से 84 तक, या 1766 से 86 से 90 तक। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1780 से 84 वह सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, या इसे एंग्लो मैसूर युद्ध बोल सकते हैं, चाहे एंग्लो चाहे एंग्लो मैसूर युद्ध हो। तो ये क्या हुआ था कि 1780 से 84 से बीच हुआ था। ये अंग्रेज और जो मैसूर के शासक थे हैदर अली, इनके बीच हुआ था। क्योंकि जो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में जिसका मुख्य कारण था वो था अविश्वास का बढ़ना। क्योंकि अंग्रेजों ने 1769 में एक मद्रास की संधि की थी, जिसमें कहा गया था कि एक दूसरे के जो विदित क्षेत्र होंगे, जो जीते हुए क्षेत्र होंगे, उस पर कोई अधिकार नहीं करेगा। और फिर इन्होंने जो मद्रास की संधि है उसका उल्लंघन किया, और 1779 में अंग्रेजों ने एक माई प्लेस था, कोई माई पर अधिकार कर लिया। एक माई जो जगह थी उन पे क्या है 1779 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और जो हैदर अली को अच्छा नहीं लगा, और जो माई थी एक फ्रांसीसी बस्ती थी जो हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में थी। तो जब इन्होंने इस पे अधिकार किया तो हैदर अली ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। और इसी बीच 1982 में, इसी युद्ध में जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1982 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और युद्ध जो था वो बराबर की स्थिति में रहा, ना कोई विजित हुआ ना कोई जीता। फिर 1784 में, ये ध्यान रखना कि जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। मंगलोर की संधि, तो ये ध्यान रखना, मंगलोर की संधि पे हस्ताक्षर करके इस युद्ध को सब खत्म किया गया। तो इस युद्ध में ना कोई विजित रहा और ना कोई जीता ना कोई हारा। तो और इस युद्ध का समापन 1784 में मंगलोर की संधि से हुआ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1780 से 84 अंग्रेज और जो मैसूर का शासक था हैदर अली के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह का जो सिंबल था वो क्या था? 2 तलवार, रोटी और कमल, या रुमाल, या ऑप्शन डी है झंडा। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो था आपका रोटी और कमल। जो 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था, इसमें बहुत से क्रांतिकारी, बहादुर शाह जफर और आपके तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मी भाई, ये बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इसके लिए प्रतीक रखा रोटी और कमल। यानी कि जो इसमें इन्होंने रोटी का अर्थ रखा वो रखा कि हम सभी मिल बांटकर इस रोटी को खाएंगे, यानी कि युद्ध जीतेंगे। और जो कमल का अर्थ था उसमें ये था कि हम सभी भारतीय मिलकर देश को कमल के समान खिलाएंगे, यानी कि कमल जो खिलते हैं कमल के समान, इस युद्ध में हम भी एक रहेंगे, ऐसे खिलेंगे कि युद्ध के बाद अगर जीत जाएंगे तो कमल के समान खिलेंगे, ऐसा देखना चाहते थे। तो इसका जो सिंबल रखा है, प्रतीक रखा है, वो रखा था रोटी और कमल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1972 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? जो रैयतवाड़ी सिस्टम थी वो 1992 में पहले कहाँ लागू हुई थी? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, और ऑप्शन डी है मद्रास। तो आंसर गैस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी मद्रास। तो मद्रास में सबसे पहले ये रैयतवाड़ी सिस्टम लागू की गई। अब देखते हैं कि दोस्तों ये रैयत सिस्टम था क्या। इसमें क्या था कि इसके तहत रैयत, जो रैयत बोलते हैं,
वो किसानों को, जो फार्मर थे, किसान किसान और जो कंपनी थी, कंपनी यानी उस टाइम यही थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच समझौता या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अंग्रेज कंपनी और जो रियते मतलब जो किसान थे, इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो इसमें क्या था कि जो राजस्व का जो निर्धारण करोगे, यानी जो लगान वसूल करोगे, उनके बीच कोई बिचौलिया ना हो, कोई जमींदार ना हो, उसकी भूमिका उन्होंने नगण्य कर दी थी। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी और किसानों के बीच हुआ, किसानों के बीच होगा। तो इसमें ये कहा गया था, जो इसके जो रेतवाड़ी सिस्टम में जो सबसे पहले इनका योगदान रहा वो थे कैप्टन रीड, ये ध्यान रखना, और मुनरो। इनका इस सिस्टम में लागू करने में बहुत योगदान रहा। और इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना। इस रेतवाड़ी सिस्टम में प्रत्येक जो भी रजिस्टर्ड किसान था, इनको भूमि का स्वामी माना। और इस पद्धति में जो इस सिस्टम में जो भूमि का मालिकाना हक है वो किसानों के पास था। और इसमें जो भू राजस्व की दर थी वो 1/3, 1/3 थी। लेकिन रियलिटी में ये था कि जो इनसे जो वास्तविक वसूली थी वो ज़्यादा ली जा रही थी। ऑफिशियली तो 1/3 थी, लेकिन जो इनसे जो रेवेन्यू जो वसूली थे वो वास्तविक से इससे ज़्यादा ली जा रही थी। तो ये ध्यान रखना। रेतवाड़ी सिस्टम था वो मद्रास में हुआ। और ये रेतवाड़ी एक किसान और सरकार यानी कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, सीधा संबंध था। इसमें कोई बिचौलिया यानी कि जो जमींदार था उसकी भूमिका नहीं थी। और कैप्टन रीड और कैप्टन मुंडो ने इनको, जो पंजीकृत किसान थे, उनको भूमि का स्वामी माना। जिसका राइट आंसर है मद्रास, यानी कि मद्रास जो उस टाइम प्रेसिडेंसी होती थी उसने ये लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की? जो सहायक संधि थी वो किसने स्वीकार नहीं की? इंदौर के होलकर, बरार के भोंसले, या ग्वालियर के सिंधिया, या उपयुक्त सभी? तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर के होलकर। इन्होंने जो है जो सहायक संधि थी वो स्वीकार नहीं की। अब ये देखते हैं जो सहायक संधि थी ये कब लागू हुई, किसके टाइम उस टाइम गवर्नर थे। ये हुई थी आपकी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली उस टाइम गवर्नर थे। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805 तक। ये जो सहायक संधि थी ये वेलेजली के काल में हुई थी। और यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। जो भी भारतीय रियासत जैसे ग्वालियर के सिंधिया हो गया, बरार के भोंसले हो गए, तो इनके बीच ये संधि हुई थी। और जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ये ध्यान रखना, जो पहला शासक था वो थे हैदराबाद के निजाम। ये ध्यान रखना, जो सहायक संधि को सबसे पहले जिन्होंने स्वीकार किया वो थे हैदराबाद के निज़ाम। इन्होंने 1798 में इस संधि को स्वीकार किया। तो पहले थे, सबसे पहले हैदराबाद के निज़ामों ने इसको स्वीकार किया। और जो इंदौर के होलकर थे इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। और जो आपके ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने 1804 में इस संधि को स्वीकार किया। और जो बरार के जो भोंसले थे इन्होंने 1803 में। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी मैच कहा जाता है कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे उन्होंने कब इस संधि को स्वीकार किया, बरार के भोंसले थे, और जो कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर के होलकर। इन्होंने कभी इस संधि को स्वीकार नहीं की। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है विरूपाक्ष? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। यानी कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में हम्पी, ये भी ध्यान देना, कभी कभी पूछता है का हम्पी में तुंगभद्रा नदी है, उसके पास है ये विरूपाक्ष मंदिर। और जो विरूपाक्ष मंदिर है ये 7वीं सदी में निर्मित हुआ था चालुक्य, ये भी ध्यान रखना, उस टाइम कौन सा वंश था? चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश थे उस टाइम। और ये 7वीं सदी में निर्मित था। एक ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें भी ये शामिल है विरूपाक्ष मंदिर। और ये शिव
शिव के रूपों में एक मंदिर है ये भगवान शिव का। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंग बंदरगाह किस राज्य में है? जो अलंग पोर्ट है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी गुजरात। जो अलंग पोर्ट है ये आपका गुजरात में है। और इस पोर्ट के बारे में एक खास बात ध्यान रखना, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोतभंजक पोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा पोतभंजक बंदरगाह है। और जैसे ये पोतभंजक जो होता है, जैसे आप जाहिर वो है, जो भंजक होता है, भंजक का अर्थ होता है किसी को भंग करना, यानी कि जो किसी को तोड़ना। वहाँ पे जो जहाज़ों का जो मेंटेनेंस कह सकते हैं उसको, या किसी को तोड़ना। तो जो जो पोतभंजक होता है वो क्या होता है कि उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के कारण जो उसके कास्ट होते हैं, कास्ट आदि पदार्थों को अपघटित किया जाता है, यानी कि तोड़ दिया जाता है। तो ये जो होता है ये आपका होता है अलंग पोर्ट पे, जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पोतभंजक पोर्ट है। तो ये आपका कहाँ है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति के बारे में सही कथन नहीं है। जो टोडा जनजाति है उसके बारे में सही कथन नहीं है एक इसमें से। पहला ऑप्शन है ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं। ऑप्शन बी है ये पशुपालन, यानी कि स्पेशल भैंस जीवन पद्धति थी। ऑप्शन डी है ये लोग विशुद्ध शाकाहारी थे। और ऑप्शन सी है ये लोग विशुद्ध शाकाहारी थे। और ऑप्शन डी है पशुपालन संबंधी कार्य स्त्रियां देखती थी। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर जो है सही नहीं है, एक कथन इसमें से सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो पशुपालन संबंधी कार्य थी वो स्त्रियां देखती थी। ये आपका गलत है। तो इसमें ये देखते हैं कि जो पहला कथन है ये तमिलनाडु के नीलगिरी में निवास करती थी, ये भी सही था। और पशुपालन जीवन पद्धति थी, ये भी सही था। और वो लोग जो क्या थे, विशुद्ध शाकाहारी थे, ये भी सही था। और ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो पशुपालन संबंधी कार्य होते थे वो पुरुष देखते थे, पुरुष करते थे। और जो कहा जाता है कि स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है इस कार्य के लिए, स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है। तथा जो धार्मिक क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकलाप के साथ जो दुग्ध उत्पादन संबंधी कार्य था, इसमें महिलाओं की जो भूमिका थी बहुत नगण्य थी, नगण्य की इनकी भूमिका बहुत कम थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पशुपालन संबंधी कार्य स्त्रियां नहीं देखती थी, ये पुरुष देखते थे। और स्त्रियों को ये कहा जाता था धार्मिक कार्य हो गया और कोई दुग्ध उत्पादन कार्य हो गया, इसमें इनकी भूमिका बहुत कम थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हार्मुज जल संधि है वो किसके किसके मध्य है? ऑप्शन ए पारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी। ऑप्शन बी है पूर्वी चीन सागर या प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी है काला सागर या मरमरा सागर। सॉरी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गैस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो हार्मुज जल संधि है वो आपके फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। और जो ऑप्शन डी है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर जो है ये टोकरा जल संधि है, ये भी ध्यान रखना। जो टोकरा जल संधि है उनके मध्य है। जो चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, प्रशांत महासागर, ये टोकरा जल संधि के मध्य है। और जो आपका काला सागर और मरमरा सागर है इसका ध्यान रखना बास्पोरस, बास्पोरस जल संधि है। जो काला सागर और मरमरा सागर है उनके मध्य जो है बास्पोरस जल संधि है। और पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर के बीच टोकरा जल संधि है। और प्रशांत जो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है वो है हार्मुज जल संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पे स्थित है? कौन सा देश जो है इसमें, सॉरी स्थित नहीं है इसमें, ये है कौन सा देश जो है 0 डिग्री पे जो स्थित नहीं है? ये नहीं बताना है कि कौन सा, इसमें से एक देश है जो
भूमध्य रेखा यानी कि जो 0 डिग्री पे है, कौन सा इसमें इस रेखा पे नहीं है? ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो आप गैस कर सकते हो दोस्तों कि कौन सा देश भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पे स्थित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा पे स्थित नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, ऑस्ट्रेलिया जो आपका मकर रेखा पे स्थित है। जैसे आप देखते हैं कि भूमध्य रेखा क्या होती है कि 2 भागों में विभक्त करती है, यानी कि एक को कह सकते हैं नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और यहाँ पे क्या होती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और इस पर जो है वर्ष भर जो दिन रात होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। इस कारण इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी विषुवत रेखा भी आएगा तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इस कारण इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा जो होती है 2 भागों को विभक्त करती है, डिवाइड करती है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पे सूर्य की जो है किरणें लंबवत पड़ती है, इस कारण इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। और ये जैसे इक्वाडोर हो गया, ब्राज़ील, 0 डिग्री पे जो भूमध्य रेखा पे जो टच करते हैं वो आपका ब्राज़ील हो गया, इक्वाडोर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कोलंबिया हो गया, गैबोन हो गया, केन्या, युगांडा, सोमालिया और मालदीव और सिंगापुर। तो ये बहुत सारी कंट्री पड़ती है, तो ये कभी कभी आ जाता है मैच करने के लिए कि कौन सी देश भूमध्य रेखा को टच करती है। तो ये ध्यान रखना, कोलंबिया हो गया, गैबोन हो गया, केन्या हो गया, युगांडा, सोमालिया, मालदीव और सिंगापुर, तो ये भूमध्य रेखा पर टच करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ऑप्शन ए बुध और शनि, ऑप्शन बी है मंगल या वरुण, ऑप्शन सी है शुक्र या बुध, और ऑप्शन डी है वरुण या बृहस्पति। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो आंतरिक ग्रह है वो है आपका बुध और शुक्र। इसमें क्या है कि जो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 जो है बाह्य ग्रह होते हैं। तो जो ध्यान रखना, जो आंतरिक ग्रह होंगे वो आपके शुक्र हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल। ये 4 क्या है? ये है आंतरिक ग्रह, यानी कि शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल। क्योंकि इनका जो है, इनका जो आकार जो होता है वो छोटा होता है, और जो इनकी डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। और जो बाह्य ग्रह है, इसका भी ध्यान रखना, इसमें आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और अरुण हो गया और वरुण। तो ये कभी कभी मैच करने के लिए आता है कि कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन सा बाह्य ग्रह है। तो आंतरिक में आपका शुक्र ध्यान रखना, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल। और जो बाह्य ग्रह है उसमें आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण। तो 4 आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है किन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी थी। और जो एडम स्मिथ थे, इनकी आपकी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखना, इनकी वेल्थ ऑफ नेशन थी। और जो किन्स की थी वो ये आपकी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इनका ये ध्यान रखना। और जो एडम स्मिथ की, उनकी थी वेल्थ ऑफ नेशन। और जो अल्फ्रेड मार्शल थी, इनकी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1988। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए। जो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई है वो हुई आपकी 1982। निर्यात आयात बैंक को एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, इसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। अब देखते हैं कि जो आयात निर्यात बैंक क्या होता है। इसमें होता है कि जो आयातक होते हैं, निर्यातक होते हैं, उनको क्या होती है, वित्तीय वित्तीय सहायता, यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्प होती है ये प्रदान करते हैं। और जो इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और सामान तथा सेवा यानी कि जो सर्विस होगी और गुड्स होगा, उनको निर्यात में वित्तीय सहायता देने के लिए संस्थाओं की एक समायोजन कार्य करते हैं। तो ये निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जो एग्जिम बैंक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सी भुगतान संतुलन, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो स्टॉक मार्केट्स होता है, जो बुल एंड बियर होता है, ये स्टॉक मार्केट की शब्दावलियाँ आई है। जैसा जो बुल होता है, बुल जो होता है उसमें क्या होता है कि जब शेयर मार्केट में तेज़ी आती है, जब शेयर मार्केट में तेज़ी आएगी और जो बाजार के जो सूचकांक होते हैं, बाजार के सूचकांक जैसे आपका सेंसेक्स हो गया, सेंसेक हो गया, आपका निफ्टी हो गया, तो जब ये बाजार के सूचकांक जब ऊपर जाएगा यानी कि बढ़ेगा तो बुल होगा, और जब ये सूचकांक गिर जाएंगे तब उसको बियर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब यानी कि शेयर मार्केट में तेजी आएगी, यानी जो सेंसेक्स होते हैं उसमें ऊपर जाएगा तो बुल होगा, और जब ये सेंसेक्स जब गिर जाएंगे तब बियर होगा। तो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में जो स्कूल होती है, मनुष्य की खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 29। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि 29। जो मनुष्य की जो स्कूल होती है ये इसमें 29 होती है। इसमें ये देखते हैं कि 29 कैसे होती है। जो चेहरा होता है, फेस होता है, चेहरे में होती है 14 हड्डियाँ, और जो कपाल होता है, कपाल में भी ध्यान रखना, कपाल में होती है 8, और जो कान होता है, ईयर होता है, कान जो होता है उसमें 3 होती है, 3 राइट होती है, 3 लेफ्ट होती है, और जो एक होती है वो जीभ के नीचे होती है, यानी कि बी शेप में जो होती है वो जीभ के नीचे होती है। तो ये ध्यान रखना, 14 जो आपके चेहरे में हो गई, और 8 जो होती है कपाल में होती है, 3 हमारे 3 राइट कान में होती है, 3 लेफ्ट कान में होती है, और एक जो होती है जीभ में होती है। तो ये हमारी जो स्कूल होती है यानी कि खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डियाँ होती है, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जो है आँख, कान, नाक, गला, गला जो होता है, इनके लिए जो कौन सा जो मिरर होता है, दर्पण का यूज़ किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, और ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है गोलीय दर्पण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर गैस कर सकते हो। तो जो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण। जो डॉक्टर होता है, आँख हो गया, कान हो गया, गला हो गया, नाक हो गया, इसके लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो इससे क्या होता है कि जो मनुष्य का जो चेहरा होता है, मनुष्य के चेहरे पे सीधा, मनुष्य के चेहरे पे क्या होता है, इससे सीधा और बड़ा वो जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा बनेगा, जिससे साफ साफ दिखाई देता है। इसमें जो है जो मनुष्य के चेहरे पे सीधा और प्रतिबिंब बड़ा होता है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है इसी लेंस द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण भी इसी से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवतल लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो गोल्डन राइस होती है उसका अच्छा स्रोत कौन सा है? वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन डी। यानी कि जो गोल्डन राइस का अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है वो अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। गोल्डन, ये ध्यान रखना, जो गोल्डन राइस होती है ये, इसमें जो बीटा कैरोटीन, इसमें एक जो जीन होता है उसका ध्यान रखना, वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जीन डाला जाता है, और ये जो गोल्डन राइस होता है एक हल्दी के आकार का होता है, एक पीला सा होता है, और ये मोस्टली आपके एशिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और जो लैटिन अमेरिका होती है वहाँ पे पाया जाता है ये कई देशों में। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, गरीब लोग रहते हैं, एशिया हो गया, अफ्रीकन हो गया, और जो लैटिन अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे मोस्टली गरीब लोग रहते हैं। और इस पेट से जो चावल को खा के जो पेट भरते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त जो सब्जी होती है, फल होती है, दूध होता है, इसका जो अभाव होता है, इस कारण ये जो गोल्डन राइस होता है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये ज़्यादा यूज़ खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये, इससे जो विटामिन ए का ये अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी है नागासाकी, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है ओटावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका एम्स्टर्डम में, ये पड़ता है आपके, ये ध्यान है, नीदरलैंड में है ये आपका नीदरलैंड में है। और ये जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, गैर सरकारी पर्यावरण ऑर्गेनाइजेशन है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये जो है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, जो विश्व में पर्यावरण अभियानों को प्राथमिकता देते हैं, जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कैंपेन होते हैं, अभियान होते हैं, उसको ये प्राथमिकता देते हैं। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय आपका ये नीदरलैंड में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी बोलते हैं इसको, भारत द्वारा कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2012, ऑप्शन डी है 2013। तो आंसर गेस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो एनजीटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में, यानी कि 18 अक्टूबर, ये ध्यान रखना कोई डेट भी आ जाए तो 18 अक्टूबर 2010 को भारत में स्थापित की गई थी। और यो भी एक जो पर्यावरण संरक्षण होता है, वन संरक्षण होता है, और प्राकृतिक संसाधन सहित जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी इशू होंगे उससे जुड़े मामलों की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। जितने भी आप, मैंने बोला कि पर्यावरण हो गया, वन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, इनसे रिलेटेड एक संस्था है। और ये ध्यान रखना, कभी कभी करंट में पूछ लिया जाता है, 2021 में जो इसके चेयरमैन है, जो अभी लेटेस्ट में चेयरमैन है, ये ध्यान रखना, आदर्श कुमार गोयल, ये जो है अभी 2021 में इसके लेटेस्ट चेयरमैन है। तो ये भी क्या है, जो एनजीटी है ये भी पर्यावरण, वन, बहुत सारे इशू जो होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन, इससे रिलेटेड एक संस्था है। तो दोस्तों, अब अगर आपको किसी आंसर में डाउट है या कोई गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो या लिख सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।